जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं एक एक अक्षर जुड़ते जा रहे हैं। कंठस्थ कर लेना है बच्चा आपको ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा अगर टाइम इन्वेस्ट करना होगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ के ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ये हमारा रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करो, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भाई मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आप तैयारी में जुटे हैं या नहीं ये आज पता चल जाएगा। ये जो हमारा 2022 का PYQ है उसको करके देखते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बच्चा आपको पता ही होगा कि हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग ने 2023 का PYQ सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 2022 का PYQ सॉल्व करेंगे और इसके बाद 2021 का नहीं 2024 का जो जस्ट पिछले साल अभी आपका एग्जाम हुआ है उसका PYQ सॉल्व करेंगे। तो बच्चा आपको पता ही होगा कि हम लोग की मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 25 मार्क्स का होता है टोटल, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का जाता है, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो मतलब क्या है कि बच्चा एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोले तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और बचपन से क्या अभी आप बचपन में ही हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा वी बॉड मास। वी बॉड मास क्या होता है? तो वी बॉड, अभी तक तो बॉड मास ये नई नई कहानी आ रही है, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं एक एक अक्षर जुड़ते जा रहे हैं। देखो वी बॉड, ये बॉड मास तो आपने पढ़ी रखा होगा। वी मतलब होता है विनकुलम, जिसको हम लोग बार से दिखाते थे कि पहले हम लोग बार सॉल्व करेंगे देन हम लोग बॉड मास लगाएंगे। तो अब बी का मतलब आप जानते ही हो ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, ये हमारा ब्रैकेट होता है, ये हमारा ऑफ होता है। होता तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है और होता ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तब कैसे पता चलेगा? तो जहां ऑफ लिखा होगा वो मल्टीप्लिकेशन, आपको वो टर्म पहले सॉल्व करना होगा। डी फॉर डिवीजन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी के श्रेणी में चलते हुए देखते हैं क्या लिखा है। इसको सॉल्व करने का आपको पता ही होगा, जैसे ए होल बी बाई सी, इसको पढ़ने का तरीका होता है ए होल बी बाई सी, मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं। मतलब 17 2 जा 34, 34 और 1 35/17। फिर डिवाइड, अब आपको पता होगा अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद वाला टर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई बनाया तो इसी 7/10 लिखा है तो ये 10/7 हो जाएगा। इनटू इसको भी सॉल्व करना है, 33 1 जा 33 प्लस 1 34/33। अब क्या करना है, अब आपको कट्टम पिट्टम करना है, बोले तो काटना पीटना है। 17 1 जा 17, वाह सर, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, देन हमारा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। क्या आ गया है, ये आ गया हमारा 5 2 जा 10 और 10, हमारा फाइनल क्या आ गया है 100। 100/33 किस ऑप्शन से आ रहा है? 100/33, 100/33 ए ऑप्शन से आ रहा है। आप ये भी ध्यान देना, हो सकता है 100/33 आपको ना देके मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोले तो जैसे ये जो हम लोग ने देखा था ए होल बी बाई सी, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं। राइटिंग 0.0725 इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन रिजल्ट, मतलब इसको सरलतम भिन्न रूप में लिखने का परिणाम की प्राप्त क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करें। तो बटा देखो, सिंप्लीफिकेशन या सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का एकमात्र तरीका आसान सा होता है। क्या होता है, आपको डेसिमल हटाना है और नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको जीरो लगाना है। ठीक है, तो 4 डिजिट में 4 जीरो लगा दिया। आपके पास जो नंबर है वो 725 अपॉन ये 10,000 है। अब आपको इसको तब तक काटना है या तब तक रिड्यूस करना है जब तक ये रिड्यूस हो रहा हो। तो जैसे आपने 5 से किया, 5 1 जा 5, यहाँ 2 कैरी आया, 5 4 जा 20, फिर 2 कैरी आया, 5 5 जा 25, फिर यहाँ से 5 2 जा 10 0 0 0, फिर 5 2 जा 10, यहाँ 4 आया, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 0 0, क्या आ गया 29/400। तो देखो ऑप्शन इसमें बड़े ही नजदीक नजदीक दिए हैं। नजदीक नजदीक का मतलब है कि न्यूमरेटर में आपको हर जगह 29 मिलेगा, बट नीचे क्या, कहीं 400, कहीं 4000, कहीं 4, कहीं 40। तो हमको ध्यान क्या देना है, 29 तो सभी में, 400 पे जाना है। तो 400 कहाँ है, ये है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये 129 लिखा है। ठीक है, तो गलती से भी गलत मत करके आना। आगे चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ 72 and 180 is 36 their LCM ऑफ, यदि 72 और 180 का मासापा बोले तो एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्तक
क्या है 36 है, तो उनका लासापा, ठीक है, वो निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो बच्चा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो यहां पे, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओ एचसीएफ, सही से लिख देता हूं मेरे भाई, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये आपको याद कर लेना है, इसको एकदम क्या करना है आपको, बोले तो बोलो भाई कि मैं ही बोलता रहा हूं, कंठस्थ कर लेना है बच्चा आपको ये वाला फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं, बोलो। 1 मिनट बस देना मेरे को, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ कर लेना है एकदम से, ठीक है। अब आपको क्या दिया है इसने, निकालना क्या है, आपने देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह एक्स लेट कर सकते हैं या एलसीएम ही लिख लो। एचसीएफ दिया क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है 36, दोनों नंबर क्या है 72 इंटू 180। अब आपको पता है अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ, सीमा पार। तो 36 एकम 36, 36 दूना 72, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 18 टू जा 36, और जो जीरो आया वो एज इट इज उतार दीजिए। तो क्या गया है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी 360। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर। तो ये क्वेश्चन देख के धुआंधार मत हो जाना, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा अगर टाइम इन्वेस्ट कर दिए, मुश्किल से आधे मिनट से भी कम, तो आप उम्मीद मानो, उम्मीद ना मानो बात ही मानो, उम्मीद तो हम करेंगे, अब बात मानो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, यदि संख्या के अंकों का योगफल क्या है, उस संख्या में से घटाया जाता है, ठीक है, तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे होगा। आप इसको ऑप्शन लेके भी सॉल्व कर सकते हो भाई। मान के चलो आपने 35 नंबर ले लिया, फॉर द एग्जांपल 35 नंबर ले लिया। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंकों का योगफल, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 8 आएगा, और इसको किस में से घटाना है 35 में से घटाना है तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और यहां 2, 27 बचा, ठीक है। अब भाई इन सब में से किस में से जाएगा, तो आपको पता है 9 से जाएगा। अब क्या सर एक ही संख्या, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप 35 पहले से रटाए हो, थमा दूसरी संख्या ले लो। आप 2 डिजिट की संख्या ना लेके 3 डिजिट की संख्या ले लो। आपने ले लिया 999, इनका डिजिट का सम कितना होगा 27। तो संख्या में से अगर घटा दोगे तो 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और 7 में से गया 7, और यहां पे आ जाएगा 9। क्या ये नंबर 9 से जा रहा है, जा रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 प्लस 7 होता है 16 प्लस 2 18, 18 9 के टेबल में आता है, मतलब 972 भी डिविजिबल होगा। शाबाश। तो वैसे तो अगर आपने वैसे तो हमको क्या ही दिखाना है इसको भाई, क्या सॉल्व करके आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी ना देना है, आप तो वहां एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने जा रहे हो ना, तो वैसे तो आपका यहीं से आंसर आ गया 9। बट अगर आप चाह रहे हो कि भाई स्कूल के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखा जाए, तो देखो, तो क्या आपने लिखा, लेट द नंबर बी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा किस में लेते हैं, 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है, इसी के फॉर्म में तो होता है भाई। अगर आपने 97 लिखना है तो 97 को कैसे लिखोगे, 9 इंटू 10 प्लस 7। 84 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 8 इंटू 10 प्लस 4। तो 10x प्लस वाई के फॉर्म में ही तो है, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई के फॉर्म में ही आता है। फिर क्या बोल रहा है, डिजिट का जो डिजिट होंगी, नंबर देखा जाए एक्स वाई ही होगा, तो उनका सम, अगर x प्लस वाई ये उनका आ गया, सम आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उनका सम उस डिजिट में से घटाना है, तो 10x प्लस वाई में से उनका सम घटा दो, जो बोला है वो कर दो। फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा, आप इसको सॉल्व करके देख लो। अगर मैंने इसका ब्रैकेट खोला तो 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट खुला तो ये माइनस, और ये ब्रैकेट खुला तो ये माइनस, तो यहां से ये गया, और क्या आ गया 9x आ गया, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा किससे जाएगा, देखो x पे तो चीजें डिपेंड
करेंगी, बट यहाँ पे एक नंबर आपको पहले से दिया है जो उस नंबर से डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ पे x कुछ भी हो जाए, बट ये नंबर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड बाय 9 करोगे तो 9 9 कट के वो नंबर जो x है वो x हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये तो रही 2 डिजिट की बात। अगर मैं 3 डिजिट ले लूं तो भी क्या आंसर यही आएगा, देख लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर किसमें होता है, 100x प्लस वाई, ओ सॉरी 10y प्लस z। ठीक है, अब अगर इन डिजिट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z, यही तो आएगा। अब बच्चा मेरे को बताओ, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूं तो 100x प्लस 10y प्लस z में से x गया, y गया और z गया। z तो पहले कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, यहां से क्या बचेगा, 100x में से x गया 99x, 10y में से y गया माइनस का ओ प्लस का 9y। आप इसमें देख रहे हो बच्चा, आप इसमें क्या 9 कॉमन ले सकते हो और यहां से क्या बचेगा 11x प्लस वाई। मतलब ये नंबर x और y पे तो डिपेंड कर रहा है, बट इसमें आप कुछ इसको हमेशा ये क्या होगा 9 कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये 9 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये भी आपने देख लिया। ये अगर आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप ऐसे सॉल्व करना, वरना अगर आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो ऑब्जेक्टिव बेस में तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है भाई। अगर टाइम मिलेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करो ना, क्यों उसमें सर खपाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, मतलब 2 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे पहले 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहले संख्या कहां से स्टार्ट होती है 10 से, दूसरी 11, तीसरी 12 और फिर ये चली जाती है कहां तक 99 तक। बोल रहा है 10 से 99 तक कितने नंबर्स हैं। तो देखो आपको गिनने नहीं बैठ जाना है बच्चे, ठीक है, गिनने नहीं बैठना है, बस आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। अगर आप 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप 1 से 10 तक अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो क्योंकि नंबर छोटे हैं 1 से 10 तक की, तो आप काउंट करके बता सकते हो 10 हैं। बट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे करोगे, देखो जो लास्ट डिजिट है और जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 10 में से 1 गया 9, तो क्या 9 ही संख्या है, नहीं, इसमें से एक संख्या खत्म हो चुकी है, तो हम इसमें क्या फाइनली एक जोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर आप 11 12 13, इसमें कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 14 15 16, तो अब आप जब देखोगे इसको माइनस करके, ठीक है, जब इसको नेचुरल नंबर्स को जब काउंट करोगे, जब माइनस करके देखोगे तो क्या होता है कि एक संख्या कम आती है, उसमें से जो हमने पहली संख्या गिनी होती है वो संख्या माइनस हो जाती है, तो हमको फिर से एक जोड़ देना है। तो वैसे यहाँ लास्ट संख्या क्या है 99, फर्स्ट संख्या क्या है 10, तो 10 में से ये कर दोगे तो कितना आ जाएगा 89, बट लास्ट में करना क्या है एक जोड़ देना है। तो हमारे कितनी संख्याएं आ गई 90 संख्याएं आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A decrease of 20% in the price of cycle increase the demand by 20%, the effect on the sale of the shop। मतलब एक साइकिल की कीमत में 20% कमी कर दी गई है। तो भाई मान लो, क्वेश्चन देके घबराना नहीं है और ना ही क्वेश्चन को छोड़ना है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आप में है नहीं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि जो साइकिल का प्राइस है, प्राइस ऑफ साइकिल हम लोग ने ले लिया कि ₹X है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि इसके प्राइस में 20% का डिक्रीज कर दिया गया है। तो भाई जो उसका प्राइस था उसमें 20% का डिक्रीज हो गया है। अगर इसको सॉल्व, उसके प्राइस में से तो घटेगा, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 20x अपॉन 100, या फिर इसमें अगर एलसीएम लिया तो 100x माइनस 20x दैट इज 80x अपॉन 100। बोले तो 2 4 जा 2 5 जा, ये आ गया इसका क्या न्यू प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ साइकिल। ठीक है, कितना है ₹4x अपॉन 5, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यू प्राइस क्या है और पहले क्या था प्राइस। ठीक है, और क्या बोल रहा है उसकी जो डिमांड थी, डिमांड में इंक्रीज हो गया है। भाई जब ऑब्वियस सी बात है जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस डिमांड हम लोग ने ले लिया कि y थी, डिमांड हमारी y थी, न्यू डिमांड क्या होगी, डिमांड में इंक्रीज हुआ है 20% का, तो 20 इंक्रीज के लिए प्लस करना है 20% ऑफ y, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 20y अपॉन 100, मतलब कितना हो गया, ये आप क्या हो गया 6y अपॉन
5। ये हमारा क्या है, डिमांड, न्यू डिमांड है, न्यू डिमांड। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या, कि डिमांड पहले क्या थी, अब क्या है, प्राइस पहले क्या था, अब क्या है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी टोटल सेल क्या होगी पहले। पहले तो जो टोटल सेल अगर पहले देखा जाए तो भाई जो डिमांड होगा, डिमांड कितनी थी y, और साइकिल का प्राइस क्या था x। ये क्या है, ये टोटल सेल है, कब, प्रीवियस, प्रीवियस पहले। लेकिन अब देखा जाए तो अब क्या है, नाउ टोटल सेल कितनी हो गई। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस आपको सिंपली सॉल्व करना है। वो मैं लिख किस ले रहा हूं, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अब अगर टोटल सेल देखा जाए तो अब डिमांड क्या हो गई है, डिमांड हमारी ये है 6y/5, और सेल क्या है 4x/5। अगर इसको टोटल सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 24xy/25। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू सेल है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब कोई कहानी वैसे तो बाकी नहीं है, देख लो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हम लोगों को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑन दी सेल, सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा। तो देखो किस में से निकालते हैं, ओरिजिनल सेल में से ही तो निकलता है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन दिए हैं तो ओरिजिनल सेल से ही तो निकलेगा। तो ओरिजिनल सेल क्या थी, एक्स वाई या वाई एक्स, एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स दोनों ही क्या है, सेम है। और यहां क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का। भाई अगर आपको ये दिया जाए, ये नंबर 100 था, 100 से 90 हो गया है, तो कितना डिक्रीज हुआ है भाई, 100 से 90 हो गया है। पहले नंबर 100 था और अब 90 हो गया है, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है। तो आप ऐसे ही तो निकालते हो, किस में से घटा, 100 में से घटा, कितना घटा, 10 घटा, परसेंटेज के लिए 100, तो 10% का क्या डिक्रीज हुआ। तो टोटल, और यहां पे क्या लेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस किसका किसका, इनका इनका। तो यहां क्या है, एक्स वाई -24xy/25 और इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। अगर इसको बच्चा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25xy -24xy, बोले तो 1xy को xy लिखते हैं अपॉन 25xy इंटू 100। xy xy खत्म, 100/25 4, और ये 4 क्या है, 4% का डिक्रीज है, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या, न्यू सेल में से अगर इसको घटाया, जो न्यू सेल थी, देखो यहां पे माइनस में नहीं आया ना, अगर माइनस में आता तो इंक्रीज होता। क्यों, क्योंकि जो पुरानी सेल थी, पुरानी सेल में से नई सेल क्या हुई है, घटी है, तब भी क्या हमारा आंसर आया, प्लस में आया है। तो मतलब पुरानी सेल क्या थी, ज्यादा थी, और नई सेल क्या है, कम हो गई है, तो मतलब डिक्रीज हुआ है। तो 4% का क्या डिक्रीमेंट हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से समझा दूंगा। आगे देखते हैं, क्यूब ऑफ लेड विद द एज ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म दी 27 इक्वल क्यूब्स, द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द ईच स्मॉल क्यूब इज। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले शीशे की एक घन को पिघलाकर 27 बराबर घन बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक छोटे घन के किनारे की लंबाई, अब बच्चा आपको पता ही होगा भाई, कभी भी रीशेप वाला या मोल्डेड वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है वो चेंज हो जाती है। बट एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होता है, क्या, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें, जो 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, तो पहले क्यूब का जो हमारा, इसे बिग क्यूब बोल दें, जो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, अगर इसका निकालें तो वॉल्यूम ऑफ, ऐसे क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, तो यहां 6 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पहले था वॉल्यूम। अब क्या हो गया, इसको 27 इक्वल क्यूब में इसको चेंज कर दिया गया है, उसको पिघलाकर 27 इक्वल क्यूब बना दिए गए। तो बच्चा बताओ, जो 27 क्यूब्स का वॉल्यूम होगा, 27 इंटू जो स्मॉल क्यूब्स होंगे, जो इनका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 क्यूब ऑफ स्मॉल क्यूब, 27 स्मॉल क्यूब, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब होगा। इसमें कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो बताओ। ये तो सेम ही होगा ना,
ये चेंज नहीं होगा। तो भाई इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, देखो इसका वॉल्यूम हमको नहीं पता है, उसने क्या चीज बोला है, द लेंथ ऑफ द ईच एज। तो ये क्या, इसका वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है 216, इसके वॉल्यूम को v ले लेते हैं और इनटू में 27 आ जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई 216 अपॉन 27। ये क्या 3 से जा रहा है, 3 से काट के देख ले, 3 9 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, 9 8 जा, तो v क्या आ गया 8। बट ये 8 क्या है, ये वॉल्यूम है, ये साइड नहीं है, ठीक है। वैसे तो 8 इसमें दिया भी नहीं है ऑप्शन में, वरना अगर 8 दिया होता तो आप पहले वो टिक मारते। तो पूरा एकदम होशो हवास में क्वेश्चन करना है, ये वॉल्यूम है। बोले तो बच्चा ये ए क्यूब है, ए क्यूब की वैल्यू 8 दी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 की पावर 1/3, बोले तो ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तुम्हारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इतने अमाउंट इज इतना पर एनम ऑफ दिस इम्पैक्ट, कितने वर्षों में 1500 की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। तो बच्चा देखो, आपको एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100 बोले तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बोले तो मूलधन, रेट और ये समय, और ये सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। वो बोल रहा है 1500 से 1800 कितने उसमें हो जाएगा। तो यहां आपको ये क्या लग रहा है भाई, ये तो लिया हुआ अमाउंट है, तो लिया हुआ अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और उसको टोटल 1800 करना है, मतलब इसमें जाके 300 ऐड हुआ है ना, तो 300 ऐड हुआ है, जो 300 ऐड हुआ है वो क्या है, वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, वो उसको इंटरेस्ट मिला होगा ना। तो हमने क्या किया, एसआई की जगह 300 रख दिया, पी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1500 है, रेट क्या है, रेट हमारा 8% है, टाइम हमारा टी है, और ये 100, अगर हम लोग इसको काटेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, और ये सारा डिवाइड में 300 अपॉन में 15 इंटू 8 कितना 15 बन जा 15, 15 2 जा 0, ठीक है 300 है ना, हाँ ठीक है। अब 2 4 जा 2 10 जा, तो 2 2 जा 2 5 जा, तो टी हमारा कितना आ गया 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स का मतलब क्या होता है 2.5 साल। 2.5 साल हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100। अब बच्चा देखोगे यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो तो अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो इन सभी ऑप्शन को सॉल्व करके आपका 2100 आ रहा है, बट उसने क्या बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे नंबर सारे ही जो फैक्टर आने चाहिए वो प्राइम में आना चाहिए। इसमें 15 प्राइम नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। इसमें 35 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 7 और 5 से दोनों से जा रहा है, और इसमें सभी प्राइम है, और इसमें 4 प्राइम नहीं है, तो ये भी कट गया। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके पेपर में जो आप एक नजर में देखते ही उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं, द सम ऑफ 600 अमाउंट टू इतना इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी दी 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना इंक्रीज। देखो 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 720 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो बच्चा देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखो, एसआई का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100 होता है। आप अगर पहली कंडीशन में देखोगे तो पहली कंडीशन में आपको क्या प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, बट रेट नहीं दिया है, और क्या चीज बोल रहा है कि इतने से इतना हो जाता है, मतलब इनका डिफरेंस ही हमारा क्या होगा एसआई होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 120। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 600, जो ये अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा अमाउंट से छोटा होगा। अमाउंट का मतलब हो गया कि उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 600 हो गया। आर नहीं दिया है कंडीशन फर्स्ट में, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। टाइम उसने दिया है कितना 4 साल, तो 4 रख दिया अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखोगे आप आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 6 इंटू 4, बोले तो 6 2 जा और 4 5 जा, तो यहां से आर कितना आ गया 5%। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, अभी हम लोग ने पहली कंडीशन से केवल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। क्या निकाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। अब आगे क्या बोल रहा है
what will it become to in 4 year if the rate of interest increased by 2%? 2% नहीं किया गया है, 2% से बढ़ा दिया गया है। तो भाई अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 600, रेट कितना हो गया, पहले रेट क्या था 5%, अब रेट हो गया 7%, और टाइम कितना हो गया, तो टाइम 4 साल ही है। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो 600 इंटू 7 इंटू दिस 4/100 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 42 इंटू 4 तो 4 2 जा 8 और ये 168। क्या 168 हमारा आंसर है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, उसने क्या क्या पूछा है, टोटल कितना रुपए हो जाएगा। तो भाई उसने 600 रुपए तो लिया ही था ना, और उसमें 168 आप ऐड कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा 768। तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा 768, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का होता क्या है। तो चाहे आपसे स्मॉलेस्ट बोलेगा तो आपको 1 के साथ जाना है, और लार्जेस्ट बोलेगा तो आपको 9 के साथ जाना है। आप देखोगे अगर मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछूं तो क्या होगा 10, बट अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछूं तो 9, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछूं तो 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछूं तो 10। तो यहाँ क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर क्या हो गया, ये इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हम लोग सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, सीधे कहां चलेंगे, ये ऑप्शंस की तरफ। तो देखो कि क्या ये प्राइम है, यहाँ 8 दिया है, ये प्राइम नहीं है, इसमें 4 दिया है, प्राइम नहीं है, ये प्राइम है बट ये प्राइम नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 5 और 2 का पेयर 10 बनाता है, 5 और 2 का पेयर 10 बनाता है, और 5 और 2 का पेयर 10 बनाता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 1000, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, द एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है, एलसीएम निकालना है इसका। तो आपको क्या करना है, देखो सीधे आप इन सबको एक साथ लेके जाओ, आपको सॉल्व करके तो दिखाना ही नहीं है, तो ये ट्रिक है या जो भी इसको समझ लो, एक साइड लेके जाओ, यहां आपको केवल प्राइम नंबर ही लेके आने हैं। तो यहां आपने 5 से किया तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 5 1 जा, और यहाँ पे 5 5 जा, फिर से हमारा 5 से गया तो 5 1 जा 9 जा 3 जा, फिर हमारा 3 से जाएगा 1 3 1, और फिर हमारा 3 से जाएगा तो क्या आ गया 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और 75 3 जा 15, कैरी ओवर 1 7 2 2 2 5 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ दिस। देखो डेसिमल नंबर को कभी भी आपको जोड़ना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि आपको डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स को सेम करना है पहले। तो बच्चा देखो यहाँ मैक्सिमम डिजिट कितनी है, देखो यहाँ 1 2 3 4, मैक्सिमम डिजिट 4 है, तो सब में 4 4 एटलीस्ट रखना है। तो सबसे बड़ा नंबर हमको यही दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसमें अगर 4 बनाने चलें तो 6.6, 1 2 3 0 बढ़ा दिया, और यहाँ 6.06, 1 2 बढ़ा दिए, और यहाँ 6.006 और यहाँ 1 0 बढ़ा दिए, ठीक है। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब आपको इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ देखोगे 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 6 6 12, कैरी ओवर 1 और 1 2 3 4, 6 4 जा 24 और 1 25 और 2 आ गया, यहाँ क्या 85.2666, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्ट 2 पॉइंट नहीं है, 2:15 पे एक ट्रेन ने स्टार्ट हुई चलना, 2:15 PM पे चलना स्टार्ट हुई, और उसकी जो स्पीड थी, स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल बी, एट व्हाट टाइम बोले तो उसने टाइम पूछा है, विल बी रीच इट द स्टेशन 90, जो कि डिस्टेंस इसको 90 किलोमीटर दूर इसको जाना है। एक ट्रेन दोपहर 2:15 पर एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 90 किलोमीटर दूर किसी स्टेशन पे कितने बजे पहुंचेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सीधे इसमें पहले टाइम को सॉल्व करना है। तो आपको पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, और यहाँ अगर टाइम्स को निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है 90, स्पीड क्या है 72। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और इसको सॉल्व किया 2 5 जा 2 4 जा, हमारा क्या आ गया 5/4 आर, ये हमारा टाइम है। क्या इस फॉर्म में हमारे ऑप्शन दिए नहीं, तो इसको और सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे
कितना आ जाएगा, एक बार में तो पूरा जाएगा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल अगर आपने लगाया तो देखो 1 घंटा तो आ ही रहा है, मतलब 2 बजे जा रहा है तो 2 से 1 घंटा 3 पे तो जाएगा जाएगा। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ठीक है। अब क्या बचेगा, आप देखोगे ये आ रहा है हमारा 1 होल 1/4, यही तो आ रहा है, इतने ही घंटे तो आ रहे हैं, तो 1 घंटा तो चला ही गया, 3 पे तो जा ही रहा है। 1/4 को और सॉल्व करना है, और 1/4 को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आर है, अगर इसको मिनट में करने जाओगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 15 आ गया, 15 मिनट। तो भाई अगर 2:15 पे चल रही है तो 1 घंटा बाद गई तो 3:15, और ये 15 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इसमें 15 और जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 3:30, मतलब 3:30 PM। हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज इतना, और इसमें कंडीशन भी दी गई है कि हमको लेंथ को बड़ा ही लेना है, लेंथ जो है ब्रेथ से बड़ी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज दिस देन द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, ठीक है। एक हॉल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर इतना है, लंबाई चौड़ाई से बड़ी है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप बोले तो उनकी सारी डायमेंशंस का सम, तो हॉल के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चे यहां से आपको क्वेश्चन पढ़ के ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ये हमारा रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलूं तो हमारा क्या होता है 2 × L+B, और वहीं अगर एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा होता है L × B। अगर इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान में रखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात, वो पहली लाइन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस दिया है 23। पहली बात जो उसने बोली हमने इसको लिख ली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर, अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, और इसकी वैल्यू हमको दी है 206। अगर 206 दी है तो यहां से L+B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और जब 2 को इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 103 आ जाएगा। L+B की वैल्यू पता चल गई, L-B की है। अब चाहो तो इससे वैल्यू निकाल लो, L की क्या आ जाएगी 23 + B, इसको उठा के इसमें रख दो, L की जगह क्या रख दिया 23 + B = 103। ये 23 उधर माइनस में चला जाएगा और इधर 2B हो जाएगा, तो 103 - 23 क्या आ जाएगा फाइनली 80। तो B की वैल्यू क्या आ गई 40, B की वैल्यू क्या आ गई 40। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 80 है, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। अगर B 40 आ गया है तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग B की वैल्यू रख देंगे तो -40 = 23, तो L की वैल्यू हमारी 63 आ जाएगी। अब उसने फाइनली हमसे पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल बोले तो एरिया निकालने के लिए आपको L × B करना पड़ेगा, 63 × 40। अब देखो लास्ट में तो 0 आ ही रहा है, तो लास्ट में चारों में 0 आ रहा है, ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 लगा देना, 4 × 3 = 12, कैरी ओवर 1, और 6 × 4 = 24, 2520 हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, बोर्ड मास आपको लगाना है। और अच्छी बात यह है कि आपको ब्रैकेट में डिवीजन दिया है तो आसानी से हो सकता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 / 2, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 2 आएगा, इंटू 2, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 2 आएगा, और इंटू 3/2। ये 3/2 नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको सही होकर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो अगर मैं इस डिवीजन को सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 2 आएगा, प्लस अगर इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा तो 4 आ जाएगा, और प्लस इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 14 × 2 = 16, ठीक है, 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखो क्वेश्चन सॉल्व या क्वेश्चन आसान या टफ होने की बात नहीं है, क्वेश्चन को आप कितनी देर में सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो डेसिमल इक्विवेलेंट देखो इसमें 12 होल 1/16 दिया है, तो आप बच्चा इसमें देख रहे हो 12 तो टोटल है ही है, हमको केवल किसको सॉल्व करना है, इसका डेसिमल लगा दें तो 12 पॉइंट जो भी आगे आएगा उसको लिख देंगे, तो 12 तो सभी में है, तो हम लोग किसको सॉल्व कर लें, केवल 1/16 को, जिसमें 16 बाहर और 1 अंदर। पहले डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाया तो 1 0 बढ़ा, अब 1 0 बढ़ा तब भी देखोगे आप क्या 16 से छोटा है, तो 1 0 और बढ़ाने के लिए हमको 1 0 यहां बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 12 के बाद डेसिमल के जस्ट बाद 0 आ रहा है, किसमें किसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, काट दो, इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है।
और आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे 16 सिक्सा अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 और 3 96 होता है। तो आगे हमको सॉल्व ही नहीं करना है। आप देखो इसमें 0 के बाद 6 है, इसमें 0 के बाद 5 है, तो 5 तो आ ही नहीं रहा है ना हमारा 12.06, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहां अपने आपने कम से कम कुछ भी नहीं तो मान के चलो और बच्चों के कंपैरिजन करें तो आपने मोटा मोटा 15 से 20 सेकंड बचा लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स इतने टाइल्स ईच दिस टू कवर द एंटायर फ्लोर देन द ब्रेथ ऑफ द रूम। यदि 15 मीटर लंबे कमरे में पूरे में फर्श को ढकने के लिए 75 टाइल्स की आवश्यकता है और प्रत्येक जो हमारी टाइल की वो दी है लेंथ और ब्रेथ वो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी है, तो उसकी चौड़ाई पूछा है। तो बच्चा देखो ये भी हमारा क्या रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है। अगर आपको 15 मीटर लॉन्ग, अब आप मेरे को ये चीज बता दो 15 L इंटू बी होता है एरिया का फॉर्मूला, तो 15 मीटर लॉन्ग है, ब्रेथ हमको नहीं पता है, ठीक है। और क्या बोला इसी को पूरा ये एरिया ही तो है रेक्टेंगल का, भाई ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल 15 दिया है, ये भी दिया है, और बोल रहा है इसमें जो छोटे छोटे टाइल लगे हैं, छोटे छोटे टाइल लगे हैं, इनका हमारी जो लंबाई है वो 15 है, चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। और इसमें टोटल कितने टाइल आ रहे हैं, इसमें टोटल आ रहे हैं 7500 टाइल, ठीक है। तो भाई मैं अगर इनकी डायमेंशन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो एरिया आएगा जितना ये एरिया है, ठीक है। तो 15 इंटू बी हमारा कितना हो गया 7500 इंटू 15 इंटू 12। और अगर इसको लेके आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर तुरंत ही गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पे तो आपको 15 इंटू बी करना है, बट यहां 7500 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ऐसा क्यों किया। यहां पे आपको डायमेंशन देखो तो यहां मीटर में दी है, बट यहां आप डायमेंशन देखोगे तो यहां क्या सेंटीमीटर में दी है। तो या तो आप दोनों तरफ डायमेंशन को सेंटीमीटर में ही लेके चलो या तो मीटर में लेके चलो। यहां हम लोग ने क्यों मीटर में लेके चला है, क्योंकि ऑप्शन में जो हमको दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो 15 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 75 इंटू 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो 15 से 15 खत्म। और यहाँ देखेंगे 5 5 5 और यहाँ 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 5 4 जा 4 3 जा, तो ब्रेथ कितनी आ गई बच्चा 3 3 जा 9 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ आ गई आपकी 9 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ बेहद आसान क्वेश्चन आता हुआ सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये 1/13 लिखा है और इसमें हम लोग क्या डिवीजन है नहीं, केवल मल्टीप्लीकेशन है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, नहीं इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हमारा 110 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 26 आ जाएगा। इन सबको अगर आपने 110 26 और 7 को जोड़ा 13 के 3 आता है 1 2 3 4 143 आ जाएगा। 143 इंटू 1/13, 13 से आप काटोगे 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस इतने मीटर लॉन्ग देन दी अदर, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर इज, मतलब जो एक तार है जिसकी लंबाई पूरी क्या है 2 सही 3/4 मीटर, ठीक है। और बोला उसके 2 टुकड़े होते हैं और 2 टुकड़े में से जो एक टुकड़ा है वो क्या है 5/8 लंबा है दूसरे टुकड़े से। तो भाई अगर टोटल लेंथ देखें इसकी, अगर टोटल लेंथ देखें तो 4 2 जा 8 1 8 3 11/4 मीटर टोटल लेंथ ये है। अब क्या बोल रहा है भाई, एक को x ले लिया और दूसरे को y ले लिया, तो x और y के दोनों टुकड़े की जो लंबाई है उन दोनों को जोड़ के 11/4 मीटर आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने मान लिया x को, मान लिया कि y जो है एक जो टुकड़ा है वो दूसरे के कितना ज्यादा है 5/8 ज्यादा है। वो बोल रहा है ना कि जो एक टुकड़ा है वो दूसरे से 5/8 ज्यादा है। अब इस इक्वेशन को मतलब इससे x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा x की जगह आपने y प्लस 5/8 कर दिया और यहाँ y पहले से था इक्वल टू 11/4, ये दोनों y जुड़ के क्या दे देंगे 2y, 5/8 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 22 माइनस 5 कितना आ जाएगा 17, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17/16,
इसने पूछा क्या था, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। अब भाई देखो y की वैल्यू तो 17.16 आ गई, अब दूसरी आपको x की भी तो निकालनी पड़ेगी, तो यहां अगर आपने y की वैल्यू रख दी तो कितना आ जाएगा 17.16 प्लस, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेंथ हमको दी है, तो 17.16 दी है, 17.16 हाँ वैसे दी तो है बट इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी और यहां से 17 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/16। अब देखो, अब भाई किसमें से कौन सा लंबा होगा, तो भाई आपको पता है अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। आप देखोगे ऑप्शन में ना दोनों ही गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बट उसने क्या पूछा है कि लॉन्गर वायर की हमको लेंथ चाहिए, तो लॉन्गर वायर कौन सा होगा, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर x का बड़ा है, तो जो कि क्या है 27/16। 27/16 किससे आएगा, ऑप्शन नंबर ए से। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारी इस वीडियो का एंड अप होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग क्या क्या करेंगे, 2024 जो भी जस्ट पिछले साल पेपर हुआ है उसका भी पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।